आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेकर के मैं आ गया हूँ और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है एलिजिबिलिटी एंड एग्ज़ाम्स टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वो कौन कौन से एग्ज़ामिनेशन देने हैं आपको जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो फटाफट चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बताएंगे हम इस वीडियो में एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर का काम क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब हम बैचलर लेवल के स्टूडेंट या मास्टर लेवल के स्टूडेंट को जब हम पढ़ाते हैं तो हम वहाँ पे ऐसा हमें जो पोस्ट मिलती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है, ठीक है। और इम्पोर्टेंस क्या है एकेडमिक क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन की, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए वो है मास्टर्स की डिग्री, ठीक है। और मार्क्स वगैरह आपके सामने आप देख सकते हैं, लेकिन जो मास्टर्स की डिग्री है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए अगर आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए एमए आप कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, ये सब क्या है मास्टर्स की डिग्री है, ठीक है। जैसे मास कम्युनिकेशन में मैंने एमए किया हुआ है वैसे ही सिमिलरली, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है, आपने बहुत सुना होगा नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या होता है, साल में 2 बार होता है, ठीक है। जून में एक बार होगा, एक बार दिसंबर में होगा, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, लेकिन जो साल में 2 बार इसको जो है वो कराती है एनटीए, ठीक है। आप ये सब सारी इंफॉर्मेशन जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि भाई आप जो है आप किसी सरकारी में भी काम कर सकते हैं, प्राइवेट में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है जब आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं। इसमें भी देखिए आजकल जो है 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी आपकी जो है वो पीएचडी के लिए होती है, सेकेंड आपकी होती है लेक्चरशिप के लिए, थर्ड होती है आपकी जेआरएफ के लिए, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जानते होंगे, फिर भी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। हो सकता है कोई ऐसा कैंडिडेट, कोई ऐसा स्टूडेंट जो पहली बार आया हो और उसको शायद इस सब के बारे में ना पता हो, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम पैटर्न आप जानते ही हैं, 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो कॉमन होता है, सबके लिए होता है, जिसमें 10 यूनिट्स होती हैं। और पेपर 2 जो होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे मेरा मास कम्युनिकेशन है, हो सकता है आपका मैनेजमेंट हो, ठीक है। हो सकता है किसी के हिस्ट्री हो, सोशोलॉजी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पेपर 2 में देखनी पड़ेंगी कि आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। वैलिडिटी क्या होती है, ठीक है। तो जो पीएचडी वाला है उसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है, ठीक है। और सेकंड वाला जो होता है वो आपका लाइफ टाइम होता है, ठीक है। और जेआरएफ की जो एज होती है उस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन पहले वाले के जो वैलिडिटी है वो डिफाइन है, 1 साल का है, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया वैसे ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए आपने नेट क्वालिफाई किया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, डीयू जेएनयू मतलब जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो आपको क्या करते हैं, वो आपको लेना चाहेंगे क्योंकि आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे वो नेशनल लेवल का टेस्ट है नेट, ये क्या है स्टेट लेवल का टेस्ट है, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है। अब ये क्या होता है कि भाई ये स्टेट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या सारे स्टेट ऑर्गेनाइज करते हैं, नहीं सारे स्टेट ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, कुछ ही जो स्टेट्स हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं। अब सेट क्वालिफाई करने के बाद क्या अगर होता है, आप उसी स्टेट के अंदर जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये भी काफ़ी यूजफुल रहता है। और जैसे वेस्ट बंगाल का सेट है, महाराष्ट्र का सेट है। और क्या अगर मैं बोलूँ कि सारे सेट में सारे पेपर हैं, जैसे नेट में जितने सारे पेपर आपके मेंशन है 83+ सब्जेक्ट्स हैं, वैसा क्या सेट में है, तो मैं बोलूँगा नहीं, वैसा नहीं है। कुछ ही सब्जेक्ट्स हैं जो कि सेट में अवेलेबल है, ये आपको देखना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट है कि नहीं है सेट में, ठीक है। सिमिलर एलिजिबिलिटी जो होती है नेट में बैठने की वो सिमिलर होती है, आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, फॉर नेट और फॉर सेट, ठीक है। लेकिन ये क्या है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये स्टेट स्पेसिफिक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि आजकल आपने ये बात महसूस की होगी कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर को बोल रहे हैं जो नेट क्वालिफाई हैं या जो नेट क्वालिफाई नहीं है, उनसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को पीएचडी में इनरोल करिए। और उसी का नतीजा है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो अपने आप को पीएचडी में इनरोल कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की रेगुलेशंस आ रही हैं जहाँ पे आपको पीएचडी मैंडेटरी कर दी गई है एक सर्टेन ईयर के बाद कि भाई इस फलाने ईयर के बाद से हम सिर्फ पीएचडी होल्डर्स को ही लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है,
लेकिन आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम 2 साल के बाद 3 साल के बाद फिर वो क्या हो मैंडेटरी हो जाएगा। वो बोलेंगे नहीं भाई असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि भाई मुझे बनना है तो ये भी दिमाग में रखिए कि भाई मुझे पीएचडी भी करना है साथ साथ। विदाउट पीएचडी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। फोकस ऑन रिसर्च कंट्रीब्यूशंस एंड पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अगर आप जो है आपने प्लानिंग करी है भाई आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको रिसर्च पे भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, पब्लिकेशन कराना पड़ेगा, चाहे आप रिसर्च पेपर की पब्लिकेशन की बात करें, चैप्टर पब्लिकेशन की बात करें, ठीक है। अपना कुछ आप जो है वो पेटेंट करवा सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप करवा सकते हैं जिसमें ये पता चले कि भाई ये जो कैंडिडेट है ये रिसर्च की तरफ इंक्लाइन है, मतलब ये रिसर्च में इसका कंट्रीब्यूशन है। तो ये भी चीज़ें बहुत देखी जा रही हैं आजकल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पीएचडी कैंडिडेट टीचिंग एंड बीएचयू और आईआईटीज, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब कोई पीएचडी कर रहा होता है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो वहाँ के प्रोफेसर ही बोल देते हैं यार हमारी एक क्लास ले लो या महीने में आप 4 क्लासेस ले लो, ठीक है। तो आपको वहाँ पे जब आप पीएचडी करते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट में पीएचडी करते हैं तो आपको पढ़ाने का भी थोड़ा सा मौका मिलता है, ठीक है। अदर सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है, एक तो इंटरव्यू परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। इंटरव्यू परफॉर्मेंस कैसे अच्छी होगी, जब आपके ऊपर आप जिस जो भी सब्जेक्ट आपका है उस पर आपकी नॉलेज पकड़ अच्छी होगी, ठीक है। और वैसे भी आप देखिए ना पेपर 2 में तो बहुत से ऐसे आपके जो है वो सब्जेक्ट्स कह रहे हैं, बहुत से टॉपिक्स होते हैं, लेकिन एक दो स्पेसिफिक टॉपिक होने चाहिए जहाँ पे आपका स्पेशलाइजेशन हो, जहाँ पे आपकी पकड़ हो, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो 2-3 ऐसी कोई टॉपिक उठा लीजिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसमें आपकी पकड़ हो, जिसमें मतलब आपसे अच्छा कोई ना पढ़ाता हो, ये होना चाहिए कि भाई मैं ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। जैसे मास कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत अच्छा पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। रेडियो में बहुत अच्छा पढ़ा लेता हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है। तो वैसे ही अपने अपने अंदर भी ये चीज़ रखिए कि भाई मेरी एक आध एक्सपर्टीज़ है और मैं जो हूँ ये सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है, ठीक है, आपका स्पेशलाइजेशन किस में। तो एक आध स्पेशलाइजेशन अपना ज़रूर रखिएगा। साथ ही साथ आपके पास अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है, आपने स्कूल में पढ़ाया हुआ है, आपने कॉलेज में पढ़ाया हुआ है, तो भी इसको जो है वो काफ़ी प्रेफरेंस दी जाती है। और मान लीजिए आप फ्रेशर हैं और किसी के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो जाहिर सी बात है जो 5 साल वाला एक्सपीरियंस है उसको कोई भी जो है कैंडिडेट लेना चाहेगा, ठीक है। तो ये टीचिंग एक्सपीरियंस ही बहुत मायने रखता है। रिसर्च पब्लिकेशन एंड कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन, ठीक है, अभी हमने बात की थी पिछली स्लाइड में, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। रिसर्च पब्लिकेशन जैसे मैंने बोला आपका चैप्टर पब्लिकेशन होना चाहिए, आपका कॉन्फ्रेंस में आप जैसे मान लीजिए सेमिनार हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वहाँ पे आपने अपना पेपर प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं आपके रेज्यूमे में कि आपको वो एक्सपीरियंस है कि नहीं है। ओके, कई बार ऐसा होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो है वो सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती हैं, तो आपका उसमें भी रोल अहम होता है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि भाई मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ लेकिन मैं ये सब काम नहीं करूँगा, नहीं, ये सभी चीज़ें मिल करके असिस्टेंट प्रोफेसर के काम को आगे बढ़ाती हैं, चाहे वो इवेंट्स हो, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे वो नॉन एकेडमिक वर्क हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो पेपर चेकिंग हो, वो सारी चीज़ें जो आती हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्कोपस इंडेक्स पेपर्स फॉर सिलेक्शन, ठीक है। स्कोपस में आपका जो है ना वो पेपर होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए, जैसे यूजीसी के लिस्ट में आपका जो है वो जर्नल पब्लिकेशन होना चाहिए। ये सब क्या होता है आपके रेज्यूमे को बहुत हैवी कर देते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बना देते हैं आपके रेज्यूमे को, ठीक है। अभी जो मैंने डिस्कस किया आपसे वही डिस्कस किया कि भाई कैसे आप नेट क्वालिफाई करेंगे उसका क्या फ़ायदा है, सेट क्वालिफाई करेंगे उसका क्या फ़ायदा है, पीएचडी और सर्टिफिकेशन का क्या फ़ायदा है, ठीक है। मैं आपको बस ये बात बोलूँगा कि एक तो हायर एजुकेशन के हासिल करने के लिए सोचें, अगर आप मास्टर्स हैं तो पीएचडी के लिए सोचें, ठीक है। आप बैचलर हैं तो आप मास्टर्स के लिए सोचें, ठीक है। रिसर्च की तरफ इंक्लाइन रहें, मतलब रिसर्च पेपर लिखें, चैप्टर लिखें, ठीक है। और अपने आप को जो है वो रिसर्च की तरफ आप इंक्लाइन रखिए, रिसर्च पेपर पढ़िए, ठीक है। तमाम तरह से आजकल आपके पास मटेरियल है जहाँ पे आप रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बस मैं आपको ये बोलूँगा भाई प्रिपेयर टुडे टू शेप टुमारो। आप क्या है कि टीचिंग प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है और आप जैसे टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है इस प्रोफेशन में। जॉब्स की कोई कमी नहीं है टैलेंटेड लोगों के लिए, अगर आपके पास टैलेंट की कमी है तो अपने टैलेंट पे काम करिए, अपने स्किल्स पे काम करिए, अपने सब्जेक्ट पे काम करिए, ठीक है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आजकल तो यूट्यूब पे सारा ज्ञान अवेलेबल है, तो अपने अपने पहले ज्ञानी बनिए। वो है ना 3 इडियट्स का डायलॉग, काबिल बनो, काबिल काबिल बनो, जो कामयाबी है वो तुम्हारे पीछे आएगी, ठीक है। उसी तरह से आपको जो है काबिल बनना है, ठीक है। और अपने आपको आपको सक्षम बनाना है
एम्पावर करना है सब्जेक्ट से, अपने सब्जेक्ट नॉलेज पे, फिर क्या होता है, नो बडी कैन स्टॉप यू टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपसे शेयर कर रहा था। अगर इस बीच आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली मुझे जो है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।